राठौड़ परिवार के सभी सदस्य तीज के मेले में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंच गए थे। तभी वहां हर्ष के साथ लाखन आया। उसने सिया और पुष्कर पर अपनी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया तो समर्थ ने गुस्से में सिया और पुष्कर दोनों पर हाथ उठा दिया। सिया को इतना बुरा लगा कि वो वहां से चली गई। पुष्कर और हेमंत ने सबको सच बताया तो सब सिया को ढूंढने लगे, पर सिया कहीं नहीं मिली। दूसरी ओर पुष्कर को हर्ष अरेस्ट करके अपने साथ ले गया। पृथ्वी ने अपने घर के मर्दों से गुस्से में कहा, तुम सब अठे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो बिंदनी को। पृथ्वी के इतना कहते ही सब सिया को ढूंढने लगे। दूसरी ओर मंदिर के पीछे पूर्णा एक गोलगप्पे के ठेले के पास खड़ी होकर गोलगप्पे खा रही थी। पूर्णा को सत्या की वजह से गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्सा शांत करने के लिए गोलगप्पे खाने वहां आई थी। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी। कुछ गुंडे एक बेहोश लड़की को गाड़ी में बैठा रहे थे। वहां और कोई नहीं था। पूर्णा उस लड़की को देखकर बोली, ये तो हुकुम सा की बीननी है। इसको ये लोग कट्टे ले जा रहे हैं। लगता है इनकी जान खतरे में है। मने इनकी मदद करनी होगी। पूर्णा के कुछ करने से पहले ही वो लोग सिया को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गए। पूर्णा ने खुद से कहा, ये तो निकल गए, अब मैं क्या करूं? मंदिर में गई तो ये लोग चले जाएंगे। मने कुछ करना होगा। पूर्णा की नजर एक बाइक पर पड़ी। पूर्णा वो बाइक लेकर किडनैपर्स के पीछे निकल गई। दूसरी ओर पूरे मंदिर में सब लोग सिया को ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। समर्थ गुस्से में बौखलाया हुआ था। समर्थ को आज सुबह सिया के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। उसे सिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वो गुस्से में मन में बोला, तुम्हारी लुगाई को किसी ने छुआ भी तो मैं उससे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे मन में सिया के बारे में सोचते हुए समर्थ उसे ढूंढ रहा था। दूसरी ओर वो गुंडे सिया को लेकर एक खंडर में पहुंच गए थे। उन लोगों ने सिया को कुर्सी पर बांध दिया। सिया को देखकर एक गुंडा बोला, सरदार, ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका कोमल बदन छुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या इसे मारने से पहले मैं इसके साथ? ये कहकर वो चुप हो गया। सरदार भी सिया को गंदी नजरों से देख रहा था। सभी गुंडों की गंदी नजर सिया के ऊपर थी। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल तो मेरा भी इसके कोमल बदन को छूने का कर रहा है, लेकिन इसको बेहोशी की हालत में छूने का मजा नहीं आएगा। सभी गुंडे सरदार की बात समझ रहे थे। सरदार ने एक गुंडे से कहा, जाओ पानी लेकर आओ। गुंडा बाल्टी में पानी भरकर लाया और सरदार के इशारा करने पर उसको सिया पर डाल दिया। सिया होश में आ गई। वो होश में आते ही अपने चारों ओर देखकर वहां के माहौल को समझने की कोशिश करने लगी। उसने अपने सामने खड़े गुंडों को देखते हुए सवाल किया, ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो? सिया के भीगने की वजह से उसके कपड़े बदन से चिपक गए थे। उसका दुपट्टा पारदर्शी हो गया था, जिस वजह से सिया की कमर उसमें से दिखाई दे रही थी। वो गुंडे अपनी गंदी नजरों से सिया की कमर को घूर रहे थे, इसलिए सिया के सवाल सुनकर वो गुंडे कुछ नहीं बोल रहे थे। सिया ने जब उनकी नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर अपनी कमर पर गई, जो कि पतले दुपट्टे से दिखाई दे रही थी। सिया गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मेरी कमर को देखना बंद करो। गुंडे सिया के चेहरे की तरफ देखने लगे। सिया ने आग उगलने वाली आंखों से देखते हुए कहा, मेरी कमर को देखने और छूने का हक सिर्फ मेरे पति का है। सरदार सिया के पास आया और उसकी खुशबू सूंघते हुए बोला, तेरे पति का हक आज हम लोग छीनने वाले हैं। तेरे जैसा फूल मसलने में बहुत मजा आएगा। सिया सरदार की बात सुनकर गुस्से से भर गई थी, लेकिन अचानक उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम लोग मेरे साथ वो सब करना चाहते हो, लेकिन ऐसे कुर्सी से बांधकर मेरे साथ क्या ही कर पाओगे तुम सब? एक काम करो, पहले मुझे खोल दो। सब गुंडे सिया की बात सुनकर खुश हो गए। दूसरी ओर पूर्णा भी उस खंडर में पहुंच चुकी थी। वहां पर बहुत सारे गुंडे थे। उनको देखकर पूर्णा छुप गई और उसने मन में कहा, अट्ठे तो घने आदमी हैं, मैं अकेली हूँ, इन लोगों के पास हथियार भी हो सके हैं। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सज्जन की याद आई। उसने सज्जन को फोन किया। सज्जन भी सिया और पूर्णा को ढूंढने में व्यस्त था। पूर्णा का फोन उठाते ही सज्जन ने कहा, छोरी तू कटे है?
पूर्णा ने उसको जवाब देते हुए कहा, बापू सा, वो मैं यहाँ। पूर्णा ने सज्जन को अपनी पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर सज्जन ने कहा, छोरी तो चिंता ना कर, मैं इन लोगों को बता देता हूँ, हम लोग आ रहे हैं, तू मने बट्टे की लोकेशन भेज। जी बापू सा। पूर्णा ने लोकेशन भेज दी और अपनी बात खत्म करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। पूर्णा छुपते छुपाते सिया को ढूंढने के लिए खंडर में चली गई। दूसरी ओर सज्जन ने पृथ्वी को बताया, हुकुम सा, आपकी बींदनी को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। सज्जन ने सिया के किडनैप होने के बारे में सब कुछ बता दिया। सभी उसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे। सारी बात सुनकर गुस्से से समर्थ की मुट्ठियां कस गई थी। सज्जन ने चिंता करते हुए कहा, हुकुम सा, हमारी छोरी बठेई है, उसको कुछ न हो जावे। समर्थ गुस्से में बोला, राणावत, ये तूने अच्छा ना किया। हमारी लुगाई ने कुछ भी हुआ तो तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। सत्या, गाड़ी निकाल। सत्या, शिवम, समर्थ और माधव गाड़ी से सिया को ढूंढने निकल गए। पृथ्वी ने ऑर्डर देते हुए कहा, रतन, हर्ष को फोन करके बींदनी के बारे में बता और सबको लेकर घर पहुंच। सज्जन, तुम्हारे साथ चल। सबने वैसा ही किया जैसा पृथ्वी ने बोला। पृथ्वी, हेमंत और सज्जन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए और बाकी सब घर चले गए। खंडर में पूर्णा ने सिया को ढूंढ लिया था। सिया कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके आसपास बहुत सारे गुंडे थे। वो सिया की मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसने वहां पर सिया को घेरे गुंडों को देखा। उनको देखकर पूर्णा रुक गई। फिर वो एक दीवार के पीछे छुप गई। सरदार ने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम्हें भी हमारे साथ वो सब करना है। सिया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। सरदार ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम खुद ही हमारे साथ सोना चाहती हो तो देर क्यों करनी, खोल दो इसे, ये पहले मेरे साथ सोएगी। पूर्णा ने ये सब देखकर मन में कहा, ये छोरी क्या कर रही है। पूर्णा को ये सब अजीब लग रहा था। गुंडे ने सिया को खोल दिया। सिया ने अपनी दोनों कलाइयों की मसाज की और कुर्सी से उठकर सरदार की ओर बढ़ने लगी। सिया और सरदार के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सिया के चेहरे की मुस्कान अजीब थी। उसने सरदार के सीने पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। सरदार ने सिया के हाथ पर हाथ रख दिया। ये सब देखकर पूर्णा ने गुस्से से मन में कहा, लगता है पूरा राठौड़ परिवार ही धोखेबाज है। इस छोरी को देखो, इसका भरतार इसके लिए परेशान हो रहा होगा और ये अट्ठे इन गुंडों के साथ। छी। पूर्णा को सिया की हरकतों से घिन आ रही थी। सरदार ने स्माइल करते हुए कहा, पाटिल भाव, मुंबई के डॉन देवा भाई का दाहिना हाथ था मैं। सिया ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तू मुंबई आहेस, देवाशी खूब जूने नाते आहे। सिया की बात सुनकर सरदार ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी अच्छी मराठी बोल रही हो, क्या तुम मुंबई की हो? तुम देवा भाई को जानती हो? सिया ने सरदार का हाथ पकड़कर झटके से मरोड़ते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, तुम्हारे डॉन देवा को, लेकिन तुम शायद मुझे नहीं जानते। सरदार दर्द से करहा उठा। उसे ऐसा करता देखकर सब गुंडे चौंक गए। एक गुंडा सरदार को बचाने के लिए सिया पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर सिया ने सरदार का हाथ छोड़कर अपने 2 कदम पीछे लिए और कुर्सी को उठाकर गुंडे के ऊपर दे मारा। वो गुंडा जमीन पर गिर गया। कुर्सी टूट गई थी और सिया गुस्से में उन गुंडों को देख रही थी। पूर्णा सिया को देखकर चौंकते हुए बोली, हे राम जी, ये छोरी तो घनी चतुर है। इन गुंडों से छूटने के लिए इसने नाटक किया था। पूर्णा दीवार के पीछे से ये सब देख रही थी। सिया पर गुंडे अटैक करने लगे तो सिया भी पूरी ताकत लगाकर उनसे लड़ने लगी। ये सब देखकर पूर्णा हैरान थी कि सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसे गुंडों से लड़ रही है। दूसरी ओर हर्ष पुष्कर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। जैसे वो अपने कैबिन में जाने लगा, उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए काकुसा, मैं आ रहा हूँ। हर्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट की तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर सामने लॉकअप में बंद पुष्कर ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हो गए? हर्ष गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोला, सिया लापता है। रतन काकुसा का फोन आया था और उन्होंने बताया कि सिया का अपहरण हो गया है। हर्ष की बात सुनकर पुष्कर बौखलाते हुए बोला, भाई साहब, मने छोड़ दीजिए, वो राणावत के लोग ही होंगे।
वो पता नहीं भाभीसा के साथ क्या करेंगे। पुष्कर हर्ष से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है, मैंने छोड़ दीजिए, मैंने भाभीसा को ढूंढना है, मैं उस राणावत को छोड़ूंगा नहीं। पुष्कर की बात सुनकर हर्ष ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहो लॉकअप में। वैसे भी पुलिस है इस काम के लिए, हम लोग जा रहे हैं सिया को ढूंढने। पुष्कर ने कहा, भाई साहब मने भी अपने साथ ले चलो। सुनो भाई साहब। पुष्कर ऐसे बोलता रहा पर हर्ष ने उसकी एक नहीं सुनी। हर्ष पुलिस फोर्स लेकर वहां से निकल गया। पुष्कर गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, हर्ष भाई साहब। पुष्कर के हाथ से खून निकलने लगा। अपने हाथ को देखकर पुष्कर को सिया का पट्टी बांधने वाला दृश्य याद आने लगा। वो सिया की चिंता करते हुए खुद से बोला, पता नहीं वो लोग बेचारी भाभीसा के साथ क्या कर रहे होंगे। भाभीसा तो अट्ठे नहीं आई है, उनको तो अट्ठे के बारे में कुछ भी ना पता है। इस ओर पुष्कर सिया की चिंता कर रहा था और दूसरी ओर खंडर में सिया गुंडों की अच्छे से धुलाई कर रही थी। पूर्णा एक टक सिया को देख रही थी। सिया ने खंडर के अंदर वाले सारे गुंडों को ढेर कर दिया था और गुंडों का सरदार जमीन पर पड़ा हुआ था। सिया सरदार के सीने पर पैर रखकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, आज के बाद किसी भी लड़की को छूने से पहले इस घटना को याद कर लेना। मेरा नाम सिया है, लेकिन मैं त्रेता युग की सिया नहीं हूँ जो रावण से डर जाऊंगी। मैं कलयुग की सिया हूँ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे जैसे रावण का अंत कर सकती हूँ। अचानक बाहर से और गुंडे सिया की ओर बढ़े। उनकी ओर सिया की पीठ थी। सिया को बचाने के लिए पूर्णा उन गुंडों के सामने आ गई। पूर्णा ने कमर पर अपना दुपट्टा बांधते हुए कहा, आगे बढ़ने से पहले हमारा सामना भी करो। सिया ने पूर्णा को देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरदार ने जमीन से उठते हुए बाहर से आए गुंडों से कहा, घेर लो इन्हें। सब गुंडों ने उन दोनों को घेर लिया। कौन है देवा? क्या सिया और पूर्णा बच पाएंगी इन गुंडों से? क्या समर्थ टाइम पर सिया को बचाने पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राठौड़ परिवार को चकमा देकर राणावत के भेजे हुए आदमियों ने सिया को किडनैप कर लिया। पूरा राठौड़ परिवार मंदिर में सिया को ढूंढ रहा था, लेकिन किडनैपर्स मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से सिया को लेकर वहां से निकल गए। लेकिन पूर्णा ने उनको देख लिया था और वो उनका पीछा करते हुए खंडर में पहुंच गई, जहां सिया को रखा गया था। वो लोग सिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे, पर सिया ने उन्हें बेवकूफ बनाकर खुद को छुड़ा लिया था। दूसरी ओर पूर्णा ने खंडर की लोकेशन अपने बापूसा को भेजकर सिया का पता बता दिया। समर्थ अपने भाइयों के साथ सिया को ढूंढने के लिए मंदिर से निकल चुका था। इस ओर खंडर में सिया और पूर्णा को किडनैपर्स ने घेर लिया था। सिया ने पूर्णा को देखकर सवाल किया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका पीछा करते हुए आई थी। वैसे आपको मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने फोन कर दिया है, मदद आती ही होगी जीजी। सिया ने भी सामने से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे जीजी कहा? पूर्णा ने सिया की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, हाँ जीजी। क्या आप अपनी इस छोटी बहन को अपनी शिष्या बनाएंगी? पूर्णा की बात सुनकर सिया ने गुंडों को देखते हुए कहा, पहले इनसे निपट ले, फिर इस बारे में बात करेंगे। सिया और पूर्णा ने अपने दुपट्टे को कसकर अपनी कमर में बांधा और उन गुंडों से लड़ने लगी। वो दोनों लड़ते हुए दुर्गा और काली का रूप लग रही थी। एक राजकुमारी होने की वजह से सिया को बचपन से ही आत्मरक्षा के सारे दांवपेच सिखाए गए थे, इसलिए वो खुद की और दूसरों की रक्षा अच्छे से कर लेती थी। सिया और पूर्णा को ढूंढते हुए सत्या, समर्थ, शिवम और माधव भी वहां पहुंच गए थे। सिया और पूर्णा को ऐसे गुंडों के साथ लड़ाई करते देखकर चारों चौंक गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सिया और पूर्णा को देखकर शिवम ने समर्थ से कहा, भाई साहब, आपको सच में लगता है कि भाभीसा को हमारी मदद की जरूरत है? समर्थ ने शिवम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान तो इस समय सिया पर था, जो कि गुंडों का डट कर सामना कर रही थी। वो बस एक टक सिया को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ सत्या की नजर पूर्णा पर जमी हुई थी। उसको देखकर सत्या ने मन में कहा, ये पहलवान अट्ठे भी कुश्ती कर रही है, ऊपर से इसने हमारी भाभीसा को अपनी जोड़ीदार बना लिया।
सिया और पूर्णा दोनों लड़ाई में मग्न थी और सब लड़के उन्हें देखने में बिजी थे कि तभी अचानक से एक गुंडा समर्थ के सामने से सिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। सिया ने उस गुंडे को कॉलर से पकड़ा और जैसे ही वो उसे मुक्का मारने वाली थी तभी समर्थ सिया और उस गुंडे के बीच आकर खड़ा हो गया। मौका पाकर वो गुंडा सिया के हाथ से छूटकर पीछे की तरफ भाग गया और सिया का मुक्का समर्थ के चेहरे के करीब पहुंचकर अचानक रुक गया। समर्थ को अपने सामने देखकर सिया ने खुद को रोक लिया। समर्थ को देखते हुए सिया ने आंखें फाड़कर कहा, आप? सिया और समर्थ में से कोई आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक गुंडे ने सिया के सिर पर पीछे से डंडा मारा, जिससे सिया अपने सिर पर हाथ रखकर चिल्लाई। समर्थ ने सिया को झट से संभाला। सब सिया की चीख सुनकर एक पल के लिए अपनी अपनी जगह पर जम गए। समर्थ ने सिया को बाहों में भरते हुए कहा, ए चतुरी, क्या हुआ? सिया के सिर से खून निकलने लगा। समर्थ ने सिया के सिर के पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो उसका हाथ पूरा खून से सन गया था। सिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सिया को ऐसे देखकर समर्थ की जैसे जान ही निकल रही थी। समर्थ ने सिया के गाल पर हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए कहा, ए चतुरी, क्या हुआ तारे को? आंखें खोल। सिया समर्थ की बाहों में बेहोश हो गई। सिया का खून और उसकी ऐसी हालत देखकर समर्थ बेचैन हो गया था। वो गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में अपने सामने डंडा लिए उस गुंडे को देखा जिसने सिया पर वार किया था। समर्थ ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने साथ आए शिवम, माधव और सत्या से कहा, तुम सब हमारा मुंह के ताक रहे हो, दबोच लो इसको, इनमें से कोई भी बच के नहीं जाना चाहिए। शिवम, माधव और सत्या ने अपने अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर की और उन गुंडों की ओर बढ़े। वो गुंडा जिसने सिया पर अटैक किया था वो उनको देखकर डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन शिवम ने उस गुंडे को कॉलर से पकड़कर रोक लिया। शिवम ने उस गुंडे को देखकर गुस्से में कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने सिया भाभी सा पर अटैक करके, अब तुम नहीं बचोगे। उस गुंडे की आंखों में शिवम की बातों का डर साफ दिखाई दे रहा था। शिवम उस गुंडे को पीटने लगा। माधव भी बाकी गुंडों से भिड़ गया। समर्थ ने सिया को बाहों में थाम लिया था। उसका दिल सिया को देखकर बेचैन हो रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर सिया के सिर पर बांध दिया। दूसरी तरफ एक गुंडा डंडे से पूर्णा पर पीछे से वार करने के लिए बढ़ा, लेकिन सत्या ने डंडा पकड़कर उसे वार करने से पहले ही रोक दिया। पूर्णा का ध्यान सत्या की ओर गया तो सत्या ने कहा, मरने बाद में देखना पहलवान, पहले जाकर अपनी जोड़ीदार को देख, उनको तुम्हारी जरूरत है, इन लोगों को हम लोग संभालते हैं। सत्या को देखकर पूर्णा को गुस्सा आया, लेकिन जब उसने समर्थ की बाहों में बेहोश सिया को देखा तो वो चौंक गई। पूर्णा सिया को देखकर बौखलाते हुए बोली, जीजी। पूर्णा के मुंह से सिया के लिए जीजी शब्द सुनकर सत्या ने मन में कहा, लो, भाभी सा ने एक और सहेली बना ली, पहले रूही और अब ये पहलवान। पूर्णा सिया के पास आई और आते ही बोली, क्या हुआ जीजी को? समर्थ ने सिया को पूर्णा के हवाले करते हुए कहा, छोरी, तू जरा इसको संभाल, इसको चोट लगी है। समर्थ की बात सुनकर पूर्णा ने सिया को संभालते हुए कहा, मैं जीजी को संभाल लूंगी ठाकुर साहब, आप इन गुंडों को संभालिए। समर्थ शिवम के पास आया और सिया पर वार करने वाले गुंडे को गले से पकड़कर शिवम से बोला, शिवम, तू अपनी भाभी सा और इस छोरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच, इन लोगों को तो मैं संभाल लूंगा। शिवम ने सिया की ओर देखा और समर्थ से कहा, जी भाई साहब। शिवम सिया के पास आया और उसको हाथ बढ़ाकर गोद में उठाने लगा तो समर्थ ने उसे गुस्से में घूरा, जैसे कह रहा हो वो मारी लुगाई है, इसको छूने की हिम्मत भी मत करना। समर्थ को देखकर शिवम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पूर्णा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने शिवम से सवाल किया, क्या हुआ ठाकुर साहब को, ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हैं आपको? शिवम ने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब अपनी किसी भी चीज को हम लोगों को हाथ नहीं लगाने देते, और ये तो उनकी पत्नी है, फिर इनको हाथ लगाना तो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। शिवम की बात सुनकर पूर्णा ने अपनी बाहों में बेहोश पड़ी सिया की ओर देखा। अचानक ही उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। पूर्णा ने सरदार की ओर इशारा करते हुए समर्थ से कहा, ठाकुर साहब, वो आदमी इन सबका सरदार है, वो जीजी के साथ सोना चाहता था, हमारे सामने ये जीजी को अपने साथ सोने का ऑफर दे रहा था। पूर्णा के ऐसे बेधड़क बोलने पर सब चौंक गए थे।
सभी पूर्णा को आंखें बड़ी करके घूर रहे थे, लेकिन समर्थ की आंखों में तो खून उतर आया था। समर्थ अपने हाथ में पकड़े गुंडे का सिर दीवार से लड़ाकर सरदार को गुस्से में घूरते हुए उसकी ओर बढ़ा। पूर्णा सबको अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देखकर बोली, मन्ने घूर क्यों रहे हो? उस गुंडे ने जीजी को छेड़ा था, जीजी पर गंदी नजर डाली थी, इस बात की सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। शिवम सिर झटकते हुए बोला, चलिए अब। पूर्णा सिया को गोद में उठाकर शिवम के साथ खंडर से बाहर आई तो उसे वहां पर हेमंत, पृथ्वी और सज्जन मिले। सिया को देखकर वो तीनों घबरा गए। सज्जन ने पूछा, पूर्णा तू ठीक है? पूर्णा ने हाँ में सिर हिलाया कि तभी पृथ्वी ने घबराते हुए कहा, तुम्हारी बींदनी को क्या हुआ? शिवम ने पृथ्वी को जवाब देते हुए कहा, ताऊसा, भाभीसा को चोट आई है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। शिवम की बात सुनकर पृथ्वी ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, देख के रहा है चोरा, लेकर चलो इसको हॉस्पिटल, सज्जन थारे साथ जावेगा। शिवम, सज्जन और पूर्णा सिया को लेकर शिवम की गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब तक खंडर में पुलिस भी आ चुकी थी। समर्थ, माधव और सत्या ने गुंडों को पीट पीट कर उनको लहूलुहान कर दिया था। हर्ष वहां पुलिस लेकर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी समर्थ गुंडों को मार रहा था। वो उन गुंडों को छोड़ ही नहीं रहा था। हर्ष ने गुस्से में कहा, रुक जाओ समर्थ। हर्ष की आवाज सुनकर भी समर्थ नहीं रुक रहा था। हर्ष समर्थ को रोकने का तरीका सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने अपनी गन निकालकर हवा में गोली चला दी। गोली की आवाज के साथ हर्ष ने वार्निंग देते हुए कहा, रुक जाओ समर्थ। समर्थ रुक गया और गुस्से में हर्ष को घूरने लगा। पुलिस ने उन सब गुंडों को अरेस्ट कर लिया। समर्थ ने गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। इन लोगों ने हमारी लुगाई को छुआ, उसको मारा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हर्ष ने समर्थ को गुस्से में देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी यहाँ इन लोगों के बीच तुम्हारी वजह से फंसी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। समर्थ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस गुस्से में हर्ष को घूर रहा था। पुलिस गुंडों को लेकर वहां से पुलिस स्टेशन जाने लगी तो समर्थ भी उनके पीछे चला गया। समर्थ को जाते हुए देखकर पृथ्वी ने सत्या को ऑर्डर देते हुए कहा, छोरा तू अठे के कर रहा है, अपने भाईसा के साथ जाओ, उसको संभाल, वो कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। सत्या समर्थ के पीछे वहां से निकल गया। माधव को किसी का फोन आया तो वो भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। हर्ष कुछ पुलिस वालों के साथ अभी भी वहीं रुका हुआ था। पुलिस वाले क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पृथ्वी हर्ष के पास आया और उसे समझाते हुए बोला, छोरा मैं जानू हूँ कि थारी समर्थ के साथ नहीं बनती, पर उसका असर समर्थ की लुगाई यानी हमारी बींदनी पर नहीं पड़ना चाहिए। वो अट्ठे अभी नई नई आई है, उसे अट्ठे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पृथ्वी की बात सुनकर हर्ष ने कहा, ताऊसा आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मुझे अभी सिया के पास जाना होगा क्योंकि वो ही मुझे इन सब के बारे में बता सकती है। पृथ्वी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है। हर्ष अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। हेमंत ने पृथ्वी से कहा, हुकुम सा अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, घर में सब चिंता कर रहे होंगे। हेमंत की बात मानकर पृथ्वी उसके साथ हवेली की ओर निकल गए। हॉस्पिटल में सज्जन और पूर्णा शिवम के साथ सिया के वार्ड के बाहर खड़े थे। वार्ड के अंदर डॉक्टर सिया का इलाज कर रहे थे। सिया के वार्ड से एक नर्स बाहर आई और आते ही बोली, पेशेंट को होश आ गया है। उसकी बात सुनकर उन लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। वो तीनों वार्ड के अंदर गए। सिया आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। उनके कदमों की आवाज सुनकर सिया ने आंखें खोली। शिवम ने अंदर आते ही सिया से सवाल किया, अब आप कैसी हैं भाभी सा? पूर्णा ने भी सिया से सवाल किया, जीजी आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई, आप ठीक तो हो ना? सिया ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम कैसी हो? तुम्हें तो चोट नहीं आई? और बाकी सब लोग कैसे हैं? और हाँ, समर्थ जी तो ठीक है ना? शिवम ने कहा, भाभी सा, भाईसा ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप उनकी चिंता कर रही हो। क्या आप उनसे गुस्सा नहीं हो? क्या सिया आप समर्थ से गुस्सा नहीं है? क्यों समर्थ और हर्ष की एक दूसरे से नहीं बनती? क्या होगा अब राणावत का अगला कदम? क्या करेगा समर्थ उन गुंडों के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
सिया और पूर्णा गुंडों से घिर चुकी थी, लेकिन दोनों मिलकर उनका अच्छे से सामना कर रही थी। तभी सत्या, समर्थ और माधव वहां पहुंच गए उनकी मदद करने के लिए। सिया गुंडों से लड़ रही थी कि तभी एक गुंडे ने सिया पर डंडे से अटैक किया और वो घायल हो गई। और उसको ऐसे देखकर समर्थ का खून खौल गया था। उसने शिवम और पूर्णा को सिया को अस्पताल ले जाने के लिए कहा और वो उन गुंडों को पीटने लगा। वो लगभग उन्हें जान से मारने ही वाला था, पर हर्ष वहां पहुंच गया और पुलिस उन गुंडों को ले गई। फिर समर्थ भी उन गुंडों के पीछे चला गया। अस्पताल में सिया जैसे ही होश में आई, वो समर्थ के बारे में पूछने लगी। शिवम ने सिया की बात काटते हुए कहा, भाभी सा, भाईसा ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप उनकी चिंता कर रही हो। क्या आप उनसे गुस्सा नहीं हो? शिवम की बात सुनकर सिया को वो सब कुछ याद आने लगा जो समर्थ ने उसके साथ किया था, इसलिए वो उदास हो गई थी। सिया को उदास देखकर पूर्णा ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, ओहो जीजी, इन सब के चक्कर में आपने तो हमारा नाम ही नहीं पूछा। पूर्णा की बात का जवाब देते हुए सिया ने कहा, सॉरी, वो मैं भूल गई थी, एंड थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। पूर्णा ने कहा, मैंने आपको जीजी बोला है, जीजी थैंक यू ना बोलती अपनी बहन को। वैसे हमारा नाम पूर्णा है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिया की बात सुनकर पूर्णा ने सामने से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे जीजी, नाम तो आपका भी घना प्यारा है, पर आपने जैसे उन गुंडों की धुलाई की थी, आप सिया नहीं महाकाली लग रही थी। ऊपर से आपके भरतार भी महाकाल से कम ना है, आपके लिए बावले हैं बावले। पूर्णा बेबाक बात कर रही थी और उसकी ऐसी बातें सुनकर सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने शिवम से सवाल किया, भाई साहब, पूर्णा समर्थ जी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या देख लिया इसने जो ये इन्हें बावला बोल रही है? शिवम सिया से कुछ बोलता उससे पहले ही वार्ड के डोर से हर्ष की आवाज आई, मैं बताता हूँ कि ये आपके पति को बावला क्यों बोल रही है सिया। हर्ष अंदर आया और आते ही सिया के पास बैठ गया। बाकी लोग भी सिया के पास बैठ गए। सिया ने हर्ष को देखते हुए सवाल किया, क्या किया इन्होंने, बताइए भाई साहब। हर्ष ने सिया को जवाब देते हुए कहा, आपको घायल हालत में देखकर आपके पति ने उन गुंडों को बुरी तरह पीटा। अगर मैं पुलिस के साथ टाइम पर ना पहुंचता तो वो पक्का उन्हें मार डालता। हर्ष की बात सुनकर सिया ने मुंह फाड़ते हुए कहा, क्या? सिया को जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, हाँ सिया, समर्थ ने ऐसा ही किया, अभी वो पुलिस स्टेशन गया है। सिया चौंकते हुए बोली, पुलिस स्टेशन? सिया बौखलाते हुए बोली, हे राम जी, इतना कुछ हो गया? समर्थ जी कानून हाथ में ले रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या ये? पहले से ही पुष्कर भाई साहब मुसीबत में है और अब ये। सिया ने कुछ सोच विचार करते हुए कहा, हर्ष भाई साहब, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे? हर्ष बोला, भाई साहब बोलकर आप ऐसे पूछकर अपने भाई को छोटा मत बनाइए, जो भी काम है सीधे सीधे बताइए। हर्ष की बात सुनकर सिया ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे नहीं पता समर्थ जी और आप एक दूसरे से क्यों गुस्सा है, मुझे बस इतना पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप पुलिस स्टेशन फोन कीजिए और फिर सिया ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सब आंखें छोटी करके उसको देखने लगे। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सिया की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग होगा। सिया हंसने लगी। सिया ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, यही तो खासियत होती है औरतों में। औरतों की खूबसूरती उनके पीछे के गहरे राज छुपाने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए तो भगवान विष्णु ने भी मोहिनी अवतार लिया था। सिया की बात सुनकर वो सब चौंक गए थे, क्योंकि सिया बिल्कुल सही बोल रही थी। हर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सिया, मैं अभी फोन करता हूँ। हर्ष पुलिस स्टेशन में फोन करने के लिए बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्णा ने सिया से कहा, अच्छा जीजी, अब हम बिल्कुल सही है सिया, मैं अभी फोन करता हूँ। हर्ष पुलिस स्टेशन में फोन करने के लिए बाहर चला गया।
उसके जाते ही पूर्णा ने सिया से कहा, अच्छा जीजी, अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपसे मिलने के लिए फिर आऊंगी। सिया ने मुस्कुराते हुए पूर्णा और सज्जन को बाय कहा। सज्जन और पूर्णा दोनों अस्पताल से बाहर आए तो सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहलवान बेटी को नागौर में नई सहेली मिल गई। अब हमारे पहलवान का दिल अट्ठे अच्छे से लग जाएगा। सज्जन की बात काटते हुए पूर्णा ने कहा, सहेली नहीं, बहन है जीजी हमारी, और आप उनको अपनी छोरी की तरह मानिएगा, समझे बापू सा। पूर्णा की बात सुनकर सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पहलवान। फिर वो दोनों अपने घर चले गए। दूसरी तरफ हर्ष फोन पर बात करके वापस वार्ड में आया। उसने सिया से कहा, सिया, आपका काम हो गया। हर्ष की बात सुनकर सिया मुस्कुराने लगी। उसको देखकर शिवम ने मन में कहा, भाभी सा, आपने हर्ष भाई सा के जरिए समर्थ भाई सा को कुछ भी गलत करने से रुकवा तो दिया, पर अभी पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे पुलिस स्टेशन में। दूसरी ओर समर्थ और सत्या पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। समर्थ पुलिस स्टेशन में दाखिल होते ही गुस्से में बोला, कट्ठे है वो गुंडे। उसको पुलिस स्टेशन के अंदर आते देखकर सभी पुलिस वाले डर गए थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने सामने आते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप जिनको ढूंढ रहे हैं उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। उसकी बात सुनकर समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, के उनको इतनी जल्दी किस तरह शिफ्ट कर दिया? धीरू ने कहा, यहाँ बहुत कम जगह थी, इसलिए उनको जयपुर शिफ्ट करना पड़ा। समर्थ ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। तभी उसकी नजर पुष्कर पर पड़ी तो धीरू ने कहा, ठाकुर साहब, आप पुष्कर ठाकुर साहब से मिल सकते हैं। समर्थ ने गुस्से में कहा, मैंने ना मिलना इससे। इसके पास इतना सा भी दिमाग ना बचा था के जो इसने लाखन की छोरी की बात मान ली। समर्थ गुस्से में वहां से बाहर निकल आया। सत्या भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। पुष्कर ये सब देखकर उदास हो गया था। धीरू पुष्कर के पास आया और उसने पुष्कर को समझाते हुए कहा, ठाकुर साहब चिंता मत कीजिए, समर्थ ठाकुर साहब का गुस्सा पल दो पल का मेहमान होता है, आप देखना उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। पुष्कर ने धीरू से पूछा, धीरू, इन गुंडों को तुम लोगों ने इतनी जल्दी जयपुर क्यों भेजा? अठे इतनी जगह तो थी। धीरू ने कहा, एसीपी सर ने फोन किया था कि उन सबको समर्थ ठाकुर साहब के आने से पहले ही यहाँ से शिफ्ट कर देना है। पुष्कर ने पूछा, धीरू, हर्ष भाई सा कट है, भाभी सा तो ठीक है ना? धीरू ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, एसीपी सर उनके साथ अस्पताल में है। पुष्कर ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा तो धीरू ने कहा, ठाकुर साहब आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि आप पर झूठा इल्जाम लगा है, आप जल्दी ही छूट जाएंगे। धीरू उसे दिलासा देकर वहां से चला गया। पुष्कर लॉकअप की दीवार से सटकर नीचे बैठ गया। पुष्कर के मन में इस समय बहुत से सवाल चल रहे थे। पुष्कर ने मन में कहा, छवि, तुम्हारे साथ इस तरह नहीं कर सकती। मैंने भरोसा नहीं हो रहा कि तू मने धोखा दे सके है। मैंने थारे पर भरोसा किया था, पर तूने मारे भरोसे को तोड़ दिया। भाभी सा सही बोल रही थी कि थारी वजह से मने जेल हो सकती है। बेचारी भाभी सा पता नहीं कैसी होंगी। छवि, थारी वजह से हमारे परिवार पर इतनी मुसीबत आई है, मैं तने माफ नहीं करूंगा। पुष्कर को लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है, उसे छवि पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि छवि ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो खुद मुसीबत में फंसी हुई थी। छवि के घर में छवि एक कमरे के दरवाजे से टिककर नीचे बैठी हुई थी। वो रो रही थी। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई थी। उसके गाल पर थप्पड़ के निशान थे। ऐसे लग रहा था कि उसे पीटा गया था। छवि ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मेरी वजह से आज आपको जेल जाना पड़ा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं मजबूर थी। कमरे के बाहर से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कमरे के बाहर बैठक में लाखन अपनी पत्नी यानी छवि की मासा कुंती को बेल्ट से पीट रहा था। लाखन की पत्नी जमीन पर घायल पड़ी हुई थी। उसने अपनी घायल पत्नी को बाजू से पकड़कर झटके से उठाया। लाखन ने गुस्से में कहा, भारी बात कान खोलकर दोनों माँ बेटी सुन लो। जो मैंने पुलिस को बोला है वही तुम दोनों को बोलना है।
तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोला तो दोनों की चमड़ी उधेड़ कर यही गाड़ दूंगा। दोनों की लाश भी किसी को नहीं मिलेगी, समझी? इतना बोलकर लाखन ने अपनी पत्नी को दूर जमीन पर फेंक दिया और छवि के कमरे के पास आया। लाखन ने गुस्से में छवि को धमकी देते हुए कहा, अगर अपनी मासा को जिंदा देखना चाहती है तो वही कर जो मन ने बोला है, नहीं तो तू और थारी मासा एक साथ यमलोक जाओगी। ऐसा बोलकर लाखन ने बेल्ट वही फेंक दी और घर से बाहर चला गया। हर्ष को धीरू ने फोन पर पुलिस स्टेशन वाली बात बता दी, जिसे सुनकर हर्ष ने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, वाह सिया, क्या दिमाग पाया है आपने। आपका आइडिया तो काम कर गया। आपके पतिदेव तो खाली हाथ वहां से चले गए। सिया और शिवम हर्ष की बात सुनकर खुश हो गए। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब ने ऐसे इनका नाम चतुरी नहीं रखा, ये चतुर है तभी ये नाम रखा है। शिवम की बात सुनकर हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अब मुझे लगता है कि ठाकुर समर्थ सिंह राठौड़ को सही रास्ते पर लाने वाली आ ही गई है। हर्ष और शिवम दोनों सिया और समर्थ की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। सिया भी उनका साथ देते हुए मुस्कुरा रही थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान फीकी थी। ये सब बातें चल ही रही थी कि उसी समय समर्थ वहां आ गया। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, मने मारी लुगाई से बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। खुशनुमा माहौल सीरियस हो गया, जैसे कि उन लोगों को सांप सूंघ गया था। हर्ष समर्थ के पास आया और गंभीर स्वर में बोला, मुझे सिया की स्टेटमेंट लेनी है। समर्थ ने आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, इतनी देर से एसीपी साहब आप अट्ठे क्या कर रहे थे? जब मैं यहाँ नहीं था तब ले लेते स्टेटमेंट। अभी तो मैंने मारी लुगाई से बात करनी है तो आप बाहर जाइए। जब हमारी बात हो जाएगी तो आपको बुला लिया जाएगा। समर्थ की बात सुनकर हर्ष उसे घूरते हुए वार्ड से बाहर चला गया। शिवम अभी वही कमरे में बैठा हुआ था। समर्थ ने उसे घूर के देखा तो वो भी वार्ड से बाहर चला गया। उन दोनों के जाते ही समर्थ वार्ड के अंदर आया। वार्ड के अंदर सिया बेड पर सिर झुकाकर बैठी हुई थी। समर्थ आकर सिया के पास ही बैठ गया। उसने सिया के गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो सिया की आंखें नम थी। सिया की नम आंखों में देखते हुए समर्थ ने कहा, तुम्हारा गुस्सा अपनी इन काली आंखों पर क्यों निकाल रही है? सिया ने समर्थ का हाथ झटकते हुए अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। क्या समर्थ मना पाएगा सिया को? क्या पुष्कर जान पाएगा छवि की मजबूरी को? क्या पुष्कर और छवि को बचा पाएंगे सिया और समर्थ? जानने के लिए सुनते रहिए महारी चांद कवर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।